नाम देखा? गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। मुकेश, रविंदर, विशाल, राहुल, दीपक, निशांत, चेतना, नीरज, शगुन, सोना, सोनू, ओके, सिद्धि, आकाश, प्रियंका। ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल आप सबके? गुड आफ्टरनून, क्या हाल चाल आप सबके? मेरा नाम बिलू शिवम। ओके, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अच्छी हूँ। आप सब कैसे हैं? ओके, आप सब कैसे हैं? मैं बढ़िया। आप सब कैसे हैं? मस्त, झकास, क्या बात है, बढ़िया, अच्छे हैं, मीन्स अच्छे हैं आप सब। ओके ओके, अच्छा ये बताइए फिर कि लास्ट क्लास मैंने आपको इन्फ्लेशन का टॉपिक शुरू करवाया था ना। इन्फ्लेशन का टॉपिक लास्ट क्लास में स्टार्ट करवाया था, तो फिर उसके बाद थैंक यू राहुल, थैंक यू सो मच। लास्ट क्लास इन्फ्लेशन का क्लास स्टार्ट करवाया था ना। क्या हुआ था इन्फ्लेशन के क्लास में? लास्ट टॉपिक क्या था? टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। कल किसकी क्लास हुई थी आप सबकी? लास्ट क्लास किसकी थी? कल किसकी क्लास पढ़ी थी आपने? ओके, हिस्ट्री। कल शाम हिस्ट्री हुई और आफ्टरनून ओके फिजिक्स। फिजिक्स आफ्टरनून हुई और शाम को हिस्ट्री की क्लास हुई। ओके, तो बहुत दिन बाद इको में इको की क्लास आपकी 2 दिन लगेगी हफ्ते में, फ्राइडे और सैटरडे, फिक्स शेड्यूल। हर फ्राइडे और सैटरडे मैं आपको इको पढ़ाने के लिए आऊँगी, ठीक है? जस्ट अ सेकेंड। ओके, फिजिक्स ओके, कितने दिन में पूरी हो जाएगी इको? अभी तो शुरू ही हुई है, पूरी होने की बात ही ख़त्म है। अभी तो पूरी होने में बहुत टाइम लगेगा। पढ़ने में मज़ा आ रही है राजू? बहुत अच्छी बात है। अगर आपको इको पढ़ने में मज़ा आ रही है, ख़त्म कीजिए मैम, आज महंगाई ख़त्म कीजिए, ठीक है? कोशिश करती हूँ आज महंगाई ख़त्म करने की। राहुल, सारे ही टीचर्स टाइम पर आते हैं। कभी कुछ प्रॉब्लम होने के कारण कोई टाइम से नहीं आ पाता, 5 मिनट लेट हो जाता है, तो जिसमें ऐसी कोई भी बात नहीं है कि आप कहें, होता है, ऐसा होता है। ओके ओके, इकोनॉमिक्स पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। डेली इको की क्लास रखो आप प्लीज़। सार्थक, डेली इको की क्लास रखो। नहीं, डेली इको की क्लास अगर रखूंगी मैं तो फिर आप लोग फिजिक्स कब पढ़ेंगे? नितिन सर कब पढ़ाने आएंगे आप सबको? हिस्ट्री वाले सर कब पढ़ाने आएंगे? बायो कब पढ़ोगे? बायो की क्लास नहीं हुई अभी एक भी, कोई बात नहीं, कह दूंगी मैं। ओके, बहुत सारी स्टार्ट हो गए हैं कमेंट्स चलना। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास से, ठीक है? इन्फ्लेशन का टॉपिक लास्ट क्लास में पढ़ाया था। अच्छा, करंट अफेयर का बैच का अपडेट मिलता रहता है ना आप सबको? करंट अफेयर की क्लास में आते हो कि नहीं आप सब? करंट अफेयर का सेशन ले रहे हैं ना आप सब? करंट अफेयर की क्लास, दैट वाज इम्पोर्टेंट। करंट अफेयर ज़रूर देखना, ठीक है? कैन यू रिपीट स्टैगफ्लेशन? जीतू, स्टैगफ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति जनित मंदी, ठीक है? स्टैगफ्लेशन इज मुद्रास्फीति जनित मंदी। ओके, चलिए इन्फ्लेशन का टॉपिक पढ़ रहे थे हम। इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति, ओके। इन्फ्लेशन के टॉपिक में आज हमको स्टार्ट करना है कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन से, यानी महंगाई को निकालने के मार्केट में क्या तरीके होते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन
यानी महंगाई को निकालने के तरीके। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से सुनिए, सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज कि मैं पढ़ाने जा रही हूँ तो प्लीज कमेंट करना बंद कर दीजिए। और वो इसलिए क्योंकि अब मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगी, एकदम आखिरी में कमेंट लूंगी, आपके टॉपिक कंप्लीट होने के बाद लूंगी, तो फिर उसके बाद आप कमेंट्स करिएगा। अभी फिलहाल आपसे सुनने पर ध्यान दीजिए। ठीक है, ओके ओके, चलो तो फिर ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई को निकालने के तरीके से। तो हमारे मार्केट में महंगाई को निकालने के लिए बाजार में दो तरीके डिफाइन किए गए हैं फॉर कैलकुलेटिंग इन्फ्लेशन। अगर हम हमारे बाजार की बात करते हैं तो बाजार में महंगाई को निकालने के दो तरीके डिफाइन किए गए हैं। एक को हम कहते हैं होल सेल प्राइस इंडेक्स और दूसरे को हम कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। हमारे मार्केट में दो तरीके डिफाइन किए गए हैं, एक को हम कहते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स और दूसरे को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। होलसेल यानी थोक मूल्य सूचकांक, ओके, और दूसरे को कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। भाई मार्केट में अगर हम अपनी इकोनॉमी की बात करें, अर्थव्यवस्था की बात करें, तो इकोनॉमी को पढ़ने के लिए या इकोनॉमी में इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति को कैलकुलेट करने के लिए बाजार में दो तरीके होते हैं। एक को हम कहते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी थोक मूल्य सूचकांक और दूसरे को हम कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? इन दोनों के बीच में डिफरेंस को समझने के लिए सबसे पहले तो हम दो रेट्स के बारे में डिफरेंस समझते हैं। दो रेट्स के बारे में डिफरेंस यानी हमारे बाजार में दो तरीके के रेट होते हैं, एक है होलसेल रेट और दूसरा क्या है? रिटेल रेट। होलसेल थोक मूल्य और रिटेल यानी कंज्यूमर रेट। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? होलसेल रेट क्या होती है और रिटेल रेट क्या होती है? तो कभी भी कोई प्रोडक्ट होलसेल पर आता है तो उसके बाद वो बहुत सारे स्टेजेस को पार करके वो चीज हम कस्टमर के हाथों में पहुंचती है। यानी होलसेल के बाद यही चीज मार्केट में डिस्ट्रीब्यूटर, फिर एजेंट, फिर रिटेलर और फाइनली किसके हाथ में होती है? हम कस्टमर के हाथ में होती है। यानी कोई भी प्रोडक्ट होलसेल में अगर आ रहा है तो होलसेल के बाद बहुत सारे स्टेजेस को पार करके वो चीज हम कस्टमर के हाथों में पहुंच रही है। होलसेल के बाद यही चीज डिस्ट्रीब्यूटर, फिर एजेंट, फिर रिटेलर और फाइनली किसके हाथ में होती है? हम कंज्यूमर के हाथ में होती है। लेकिन अगर कोई चीज रिटेल पर आ रही है तो उसके बाद वो एक ही स्टेप होता है और वो किसका होता है? हम कस्टमर का होता है। और इसीलिए अगर हम होलसेल और रिटेल को आपस में कंपेयर कर रहे हैं, होलसेल और रिटेल की आपस में तुलना कर रहे हैं, तो हम हमेशा ये नोटिस करते हैं कि होलसेल रेट कम होगा और रिटेल रेट हमेशा क्या होगा? ज्यादा। ऑब्वियसली क्योंकि होलसेल रेट में इन स्टेजेस के प्रॉफिट जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन रिटेल रेट पर इन स्टेजेस के प्रॉफिट जुड़े होने के कारण जब हम इन दोनों के रेट को आपस में कंपेयर करते हैं तो रिटेल रेट अक्सर हम ज्यादा पाते हैं और होलसेल रेट अक्सर क्या पाते हैं? कम। तो यहाँ पर अगर हम महंगाई निकालने के लिए, अगर हम इन्फ्लेशन निकालने के लिए चीजों की होलसेल रेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये तरीका हमारे लिए WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी थोक मूल्य सूचकांक कहा जाएगा। और अगर हम महंगाई निकालने के लिए चीजों की रिटेल कीमतें इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये तरीका हमारे लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कहा जाएगा यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहा जाएगा। बेसिक डिफरेंस क्या है? बेसिक ये है, यहाँ पर होलसेल रेट इस्तेमाल होता है और यहाँ पर कौन सा रेट इस्तेमाल होता है? रिटेल रेट इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बात करते हैं इन्फ्लेशन निकालने का फॉर्मूला क्या है भाई?
मार्केट में हम इन्फ्लेशन को कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं? तो हमारी मार्केट में इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए सेम वही फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस को निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकालते हो? फॉर एग्जाम्पल 100 की चीज 150 की बिक रही है, तो अगर हम परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालना चाहें तो हम परसेंटेज चेंज इन प्राइस किस तरीके से निकालेंगे? न्यू जो प्राइस है यानी 150 माइनस करेंगे ओल्ड प्राइस यानी 100 अपॉन क्या करेंगे? ओल्ड प्राइस यानी 100 इंटू 100। न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100, ये होता है परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालने का फॉर्मूला। तो यहाँ पर इसी सेम तरीके से हम इन्फ्लेशन को भी निकालते हैं, फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज करके। जैसे कि ध्यान से देखिए यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालने का फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकालते हैं? न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इनटू 100। इसी तरीके से हम इन्फ्लेशन निकालेंगे। फॉर्मूला कैसे निकाला जाएगा? फॉर्मूला ऐसे लिखा जाएगा, न्यू की जगह हम लिखेंगे AP1। न्यू की जगह हम क्या लिखेंगे? AP1 यानी एग्रीगेट प्राइस ऑफ करंट ईयर। एग्रीगेट यानी होता है कुल, टोटल। एग्रीगेट प्राइस ऑफ करंट ईयर, इसे हम क्या कह रहे हैं? AP1 माइनस AP0 यानी एग्रीगेट प्राइस ऑफ बेस ईयर। जिस वर्ष से महंगाई निकालना चाह रहे हैं उस वर्ष की कुल कीमतें, यानी AP1 माइनस AP0। इस साल कुल कीमतें माइनस एग्रीगेट प्राइस ऑफ प्रीवियस ईयर यानी बेस ईयर, या जिस वर्ष को आधार मान रहे हैं उस वर्ष की कुल कीमतें, अपॉन एग्रीगेट प्राइस ऑफ बेस ईयर इनटू 100। ये होता है इन्फ्लेशन निकालने का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला लिखा? AP1 एग्रीगेट प्राइस ऑफ करंट ईयर, कुल कीमतें इस साल की, माइनस एग्रीगेट प्राइस ऑफ बेस ईयर यानी आधार वर्ष की कुल कीमतें, अपॉन क्या किया? एग्रीगेट प्राइस ऑफ बेस ईयर यानी AP0 इनटू क्या किया? 100%। ये होता है इन्फ्लेशन निकालने का फॉर्मूला। अब यहां पर हमने लिखा है एग्रीगेट प्राइसेस, यही सेम फॉर्मूला यहां इस्तेमाल हो जाएगा, यही सेम फॉर्मूला यहां पर भी इस्तेमाल होगा। जब मैम फॉर्मूला दोनों जगह सेम है तो फिर अंतर क्या है? फॉर्मूला जब दोनों जगह सेम है तो अंतर यहाँ पर है कि अगर इस एग्रीगेट प्राइस की जगह आपने ऐड करके लिखा है चीजों की होलसेल रेट, अगर इस एग्रीगेट कुल कीमतों की जगह आपने क्या लिखा है? आपने लिखा है चीजों की होलसेल रेट, तो यही फॉर्मूला हमारे लिए WPI का होगा। और अगर एग्रीगेट प्राइस की जगह हमने चीजों की रिटेल कीमतें डाली तो फिर यही फॉर्मूला हमारे लिए CPI का हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक सी चीज थी, मैंने कहा होलसेल रेट, अगर यहाँ फॉर्मूले में कुल कीमतों की जगह ऐड करके होलसेल रेट रखी गई तो ये फॉर्मूला WPI कहा जाएगा। और अगर इस फॉर्मूले में हम कुल कीमतों की जगह रिटेल रेट डालेंगे तो हमारा ये फॉर्मूला किसका कहा जाएगा? CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का कहा जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैम यहाँ पर कुल कीमतें निकालने के लिए नंबर ऑफ प्रोडक्ट भी तो पता होना जरूरी है। भाई आखिरकार कितनी वस्तुएं, 100, 200, 500, 1000, 10,000, आखिरकार मैम बाजार में तो इतनी चीजें मौजूद हैं, आखिरकार कितनी वस्तुओं को लेकर इन्फ्लेशन निकाला जाता है? कभी भी
टोटल कमोडिटीज पूछा जाए यानी कुल वस्तुएं पूछा जाए तो WPI में टोटल कमोडिटीज ली जाती हैं 697 और वहीं पर CPI में कुल वस्तु यानी टोटल कमोडिटीज रूरल यानी गांव के एरिया से अलग ली जाती हैं और अर्बन यानी शहर के एरिया से अलग ली जाती हैं। गांव के एरिया से टोटल कमोडिटीज ली जाती हैं 448 और अर्बन एरिया से टोटल कमोडिटीज ली जाती हैं 460। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैम ठीक है आपने यहाँ पर ये बता दिया कितने वस्तुओं की कुल कीमतें रखी जाएंगी, लेकिन मैम ये तो बता दो कि ये बेस ईयर क्या है, आधार वर्ष कौन सा लिया जाएगा। तो याद रखिएगा कभी पूछा जाए आधार वर्ष के बारे में यानी बेस ईयर के बारे में तो बेस ईयर WPI का होलसेल प्राइस इंडेक्स का बेस ईयर लिया जाता है 2011 से 12, फाइनेंशियल ईयर 2011 टू फाइनेंशियल ईयर 2012। और वहीं पर CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का आधार वर्ष यानी बेस ईयर पूछा जाए तो इसे लिया जाता है 2018। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैंने पहले आपको होलसेल और रिटेल के बीच में डिफरेंस समझाया, फिर मैंने आपको यहाँ दो फॉर्मूला समझाया, फिर दो तरीके समझाए और उसके आगे फिर मैंने ये चीजें लिख दी। सब कुछ जोड़िए और देखिए इन्फ्लेशन कैसे निकलता है। सुभाष 676 was not updated, 676 पहले था, अभी 697 हो चुका है, दिस इज अपडेटेड। ठीक है, मैं एक बार हट जाऊंगी तो आप उसे नोट करिएगा, फिलहाल सिर्फ ध्यान से सुनिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इन्फ्लेशन को हम इन सब चीजों से जोड़कर कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला तो ये इस्तेमाल है। ठीक है, AP1 का फुल फॉर्म मैंने बताया था कुल कीमतें इस साल की, एग्रीगेट प्राइस ऑफ करंट ईयर, कितने वस्तु की, तो 697, यानी अगर होलसेल प्राइस इंडेक्स का इन्फ्लेशन निकाला जाएगा तो यहाँ पर AP1 यानी 697 चीजों की होलसेल रेट जो इस साल बाजार में चल रही है उसे ऐड करके लिखेंगे AP1 की जगह। क्या कहा, 697 चीजों की जो होलसेल रेट इस साल बाजार में चल रही है उसे ऐड करके हम कहाँ लिखेंगे, AP1 की जगह, माइनस करेंगे वही 697 चीजों की होलसेल रेट जो उसके बेस ईयर में चल रही थी यानी 2011 से 12 में चल रही थी, उसे ऐड करके हम कहाँ लिखेंगे, AP0 की जगह, अपॉन इसी वैल्यू को बेस पे मानकर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो परसेंटेज बनेगा उसे हम कहेंगे WPI का WPI का इन्फ्लेशन। फिर से सुनिए, फॉर्मूला वो है और ये दोनों चीज इस्तेमाल करनी है। AP1 एग्रीगेट प्राइस ऑफ करंट ईयर, कितने वस्तु की कुल कीमतें, 697 वस्तु की थोक मूल्य होलसेल रेट जो इस साल बाजार में चल रही है उसे ऐड करके हम AP1 की जगह लिखेंगे, माइनस वही 697 चीजों की होलसेल रेट जो 2011 से 12 में चल रही थी उसे ऐड करके हम AP0 की जगह लिखेंगे। इसी वैल्यू को बेस पे रखकर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे लिए क्या है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। अच्छा, यही सेम तरीका, सेम मेथड हम CPI में इस्तेमाल करेंगे, इन चेंजेस के साथ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं हमें इस साल का गांव के एरिया का CPI यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक निकालना है, तो कैसे निकालोगे, AP1 की जगह 448 चीजों की रिटेल कीमतें जो कि इस साल बाजार में चल रही हैं उसे ऐड करके हम AP1 की जगह लिखेंगे, माइनस करेंगे वही 448 चीजों की रिटेल कीमतें
जो उनके बेस ईयर में यानी 2018 में चल रही थी उसे ऐड करके हम AP 0 की जगह लिखेंगे और इसी वैल्यू को बेस में मानकर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो परसेंटेज बनेगा उसे हम कहेंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, फिर उसके बाद यही सेम तरीका, सेम फॉर्मूला हम अर्बन एरियाज के लिए इस्तेमाल करेंगे। बस 448 की जगह कितने प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे? 460 प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? यानी सिंपल सी चीज है। कभी आपसे पूछा जाए CPI उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का बेस ईयर क्या है? 2018। कभी पूछा जाए WPI का बेस ईयर क्या है? तो 2011 से 12। इसमें कुल वस्तुएं कितनी इस्तेमाल होती हैं? यहाँ लिखा है मैंने कुल वस्तुएं। ठीक है, तो 697। इसमें कुल वस्तुएं किस पे इस्तेमाल होती हैं? तो गांव के एरिया से 448 ली जाती हैं और अर्बन एरिया से कितनी ली जाती हैं? 460 ली जाती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग पूछा जाए, इंडिया में मैम दोनों ही तरीके हैं, आपने बताया CPI भी है WPI भी है, तो फिर मैम इंडिया में इन दोनों में से मान्य तरीका कौन है? इन दोनों में से मान्य तरीका कौन है? तो याद रखना, कभी पूछा जाए इंडिया में कौन से रेट से इन्फ्लेशन निकाला जाता है, तो हमारे भारत में इन्फ्लेशन को निकालने के लिए CPI यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक इस्तेमाल होता है। हमारे भारत में कौन सा तरीका इस्तेमाल होता है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का तरीका इस्तेमाल करके बाजार पर इन्फ्लेशन को निकाला जाता है और इसीलिए इंडिया में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को हम हेडलाइन इन्फ्लेशन यानी शीर्षक महंगाई के नाम से भी जानते हैं। हेडलाइन इन्फ्लेशन लास्ट क्लास बताया था, याद होगा आप सबको। हेडलाइन इन्फ्लेशन यानी जब इन्फ्लेशन को मैम शॉर्ट टर्म के लिए कैलकुलेट किया जाए यानी 1 साल के लिए, और जिसमें सारे फूड आर्टिकल्स और एनर्जी को हम जोड़कर महंगाई को निकालते हैं, यही बताया था मैंने आपको। तो यहाँ पर हमको याद रखना है कि क्योंकि हमारे इंडिया में इन्फ्लेशन तो एक साल का निकल रहा है और 1 साल का निकल रहा है और सबको जोड़ के निकल रहा है, और इसीलिए इंडिया में हेडलाइन इन्फ्लेशन को हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी कह सकते हैं या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को हेडलाइन इन्फ्लेशन भी कह सकते हैं, बिकॉज टेक्निकली ये दोनों चीज एक ही हो रही हैं। ठीक है, तो कभी पूछा जाए इंडिया में कौन सा तरीका है? CPI। दैट्स वाई इंडिया में CPI को हम कौन सी महंगाई कहते हैं? तो इंडिया में हम CPI को शीर्षक महंगाई के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैम आपने ये तो बता दिया कि इंडिया में कौन सा इन्फ्लेशन निकलता है, लेकिन इंडिया में इन्फ्लेशन निकालता कौन है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैलकुलेटिंग इन्फ्लेशन इन इंडिया? हमारे बाजार में महंगाई को निकालने के लिए आखिरकार रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो कभी पूछा जाए कि इंडिया में इन्फ्लेशन के लिए डाटा कलेक्शन कौन कर रहा है, इंडिया में इन्फ्लेशन के लिए डाटा कलेक्ट करने का काम कौन कर रहा है? तो इंडिया में इन्फ्लेशन के लिए डाटा कलेक्ट करता है NSSO यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। भाई अभी ये 697 है, अभी ये 448 460 है, कल को बढ़ जाए, कल को कम हो जाए, कौन इन सब का डाटा कलेक्ट कर रहा है? इन्फ्लेशन के लिए डाटा कलेक्शन की जिम्मेदारी किसकी है? इन्फ्लेशन के लिए डाटा कलेक्शन की जिम्मेदारी है NSSO की, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डाटा कैलकुलेशन के बाद इन्फ्लेशन का कैलकुलेशन कौन कर रहा है? मेन चीज, इन्फ्लेशन का कैलकुलेशन कर रहा है CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, और इसे निकाल के अनाउंस करने का काम कौन कर रहा है?
तो इसे निकाल के अनाउंस करने का काम कर रहा है आरबीआई, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिया जो कि एग्जाम्स के पूछे हुए भी क्वेश्चन है। पहली चीज, भारत में इन्फ्लेशन को निकालने के लिए कौन सा तरीका होता है? तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का आधार वर्ष यानी बेस ईयर क्या है? 2018। तीसरा क्वेश्चन, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को हम इंडिया में और किस नाम से जान सकते हैं, या हेडलाइन इन्फ्लेशन को हम और किस नाम से जान सकते हैं? तो इसका आंसर सीपीआई को हेडलाइन इन्फ्लेशन, हेडलाइन को सीपीआई इन्फ्लेशन कह सकते हैं, क्योंकि हेडलाइन इन्फ्लेशन यानी जब हम महंगाई एक साल के लिए निकाल रहे हो और सब कुछ जोड़ के निकाल रहे हो। यहाँ महंगाई एक साल के लिए और सब कुछ जोड़कर निकाली जा रही है, जो कि सीपीआई के तरीके से निकाली जा रही है। दैट्स वाई सीपीआई को हम यहाँ पर क्या मानते हैं? हेडलाइन इन्फ्लेशन मानते हैं। चौथा क्वेश्चन, इन्फ्लेशन के लिए डाटा कलेक्ट कौन कर रहा है? तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है। पांचवा क्वेश्चन, कैलकुलेशन कौन कर रहा है? तो सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है। जिसको निकालकर अनाउंस करने का काम कौन कर रहा है? तो इसको अनाउंस करने का काम कर रहा है आरबीआई, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। समझ में आ गया? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैम बेस ईयर के रिगार्डिंग क्वेश्चंस। बेस ईयर बदल सकता है या नहीं बदल सकता, कौन डिसाइड कर रहा है? याद रखिएगा कभी आप सब कि पिछले साल को हम बेस ईयर माने, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है। बेस ईयर सरकार की अथॉरिटीज है जो कि इक्विलिब्रियम कंडीशन पर डिसाइड होती है, और इसीलिए बेस ईयर बदलता रहता है। जब तक ये बदलेगा नहीं, जब तक डब्ल्यूपीआई का बेस ईयर 2011 से 12 से बदल नहीं जाता, आने वाले हर साल का इन्फ्लेशन हम इसी वर्ष को आधार मानकर निकालेंगे। इसी तरीके से जब तक सीपीआई का इन्फ्लेशन नहीं बदला जाता, आने वाले हर एक साल का इन्फ्लेशन हम इसी ईयर को बेस मानकर निकालते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, व्हाई इंडिया यूज सीपीआई इन्फ्लेशन? कभी कभी आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन चलता है, जब दोनों में से किसी में कोई खराबी नहीं है तो इंडिया में सीपीआई के इन्फ्लेशन को मान्यता क्यों दी गई है, या क्यों इसे अहम माना गया है? तो ये बात याद रखिएगा, हमारे भारत में इस इन्फ्लेशन को मान्यता इसलिए दी गई है क्योंकि हमारे भारत की ज्यादातर जनता रिटेल प्राइसेस इस्तेमाल करते हैं। हमारे भारत की ज्यादातर जनता कौन सा प्राइसेस इस्तेमाल करते हैं? रिटेल प्राइसेस। 100 में से 80% जनता इंडिया में रिटेल प्राइसेस पर डिपेंड करती है, और इसीलिए इंडिया में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का तरीका ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि महंगाई हम निकाल रहे हैं खुद लोगों को बताने के लिए। तुम जो सामान खरीद के ला रहे हो वो कितना % महंगा बिक रहा है? भाई बाजार में हम कितना % महंगाई झेल रहे हैं? उपभोक्ता के लिए महंगाई निकाली जा रही है, हम कंज्यूमर के लिए महंगाई निकाली जा रही है। और अगर कंज्यूमर रिटेल रेट इस्तेमाल कर रहे हैं ज्यादातर, तो उनके लिए सीपीआई का इन्फ्लेशन मान्य है। अगर ज्यादा जनता होलसेल रेट इस्तेमाल करती तो उनके लिए डब्ल्यूपीआई का इन्फ्लेशन मान्य है। जैसे इंडिया और यूएसए की बात करते हैं, तो यूएसए में डब्ल्यूपीआई का इन्फ्लेशन मान्य होता है और इंडिया में सीपीआई का। क्यों? क्योंकि यूएसए में वर्किंग क्लास ज्यादा है और वहां पर लोग बल्क में स्टोर करना ज्यादा अहम मानते हैं, और इसीलिए वहां पर डब्ल्यूपीआई का इन्फ्लेशन मान्य होता है। लेकिन इंडिया में कौन सा इन्फ्लेशन मान्य होता है? इंडिया पर सीपीआई का इन्फ्लेशन मान्य होता है। क्लियर है सबको अच्छी तरीके से? तो ये बहुत सारी चीजें मैंने यहाँ पर लिख दी हैं, एक बार इसे नोट डाउन करिए, तब तक मैं आपके कमेंट्स पढ़ लेती हूँ। ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको एक बार।
ओके, क्या कहा जा रहा है? वीडियो रुक रुक के चल रही है, मे भी आपके नेट में दिक्कत हो रही है। मैम वेरी नाइस क्लास, थैंक यू सो मच। 697 इस टोटल प्रोडक्ट, कुल वस्तुएं लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। रिपीट, देखिए बहुत देर तक मैंने इसको समझाया है, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो रिपीट करके देखो, मुझे पता है कि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, टोटल कमोडिटीज डिसाइड करता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नितिन, थैंक यू सो मच। ओके, बहुत अच्छे हो, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सीएसओ का फुल फॉर्म है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। शालिनी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जीएस की बुक प्रमोद अरिहंत ले लिए, ल्यूसेंट ले लिए, सब अच्छी हैं। जी बुक इज अ वेरी सब्जेक्टिव टॉपिक, आप जो जो लैंग्वेज आपको अच्छी लगे वो उसमें ले लिए। बस किरण, मेरे हिसाब से मैं किरण रिकमेंड नहीं करती, क्योंकि किरण में काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर गलत हैं और उसका एक्सप्लेनेशन भी अच्छा नहीं है। बेटर कुछ भी नहीं होता, इट्स ओनली डिपेंड कि कौन से देश में कौन सी जनता कौन सा रेट ज्यादा इस्तेमाल कर रही है, बस। ओके, थैंक यू सार्थक। सूर्या, ये तो आपको एनएसएसओ से पूछना पड़ेगा, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन से। थैंक यू आलोक, प्रवीण, सोनू। इस एक क्वेश्चन करवा दो, न्यूमेरिकल नहीं आएगा, यहाँ से कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा तो करने की जरूरत नहीं है। मैं हटी हुई हूँ, आप प्लीज इसे नोट कर लेना, पढ़ लेना नोट्स के अलावा भी और सारी चीजें। कृतिका, थैंक यू सो मच, थैंक यू कृतिका। ओके, ओके, चलिए। ओके, तो फिर ये हो गया, आपने लिख लिया मे भी। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसके, ठीक है। ओके,
ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसके आगे हम बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति के असर। हम पढ़ेंगे इन्फ्लेशन के इफेक्ट डिफरेंट लोगों पर। हम बात करेंगे भाई महंगाई का असर भिन्न भिन्न लोगों पर किस किस प्रकार से होता है, ठीक है। हम पढ़ेंगे इन्फ्लेशन का असर डिफरेंट इंडिविजुअल पर किस किस तरीके से होता है, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। सबसे पहले हम इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन डिटरमाइन करते हैं डेब्टर्स और क्रेडिटर्स पर कि भाई अगर हम इन्फ्लेशन यानी महंगाई की बात कर रहे हैं तो डेब्टर और क्रेडिटर्स पर किससे फायदा होगा और किससे नुकसान होगा। डेब्टर हिंदी में कहते हैं ऋणी और क्रेडिटर्स हिंदी में कहते हैं ऋणदाता। ओके, कभी पूछा जाए इन्फ्लेशन का असर किस पर किस तरीके से हो रहा है और पूछा जाए डेब्टर्स और क्रेडिटर्स पर इन्फ्लेशन का असर किस पर किस तरीके से होगा, हमेशा याद रखिएगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई के समय हमेशा डेब्टर्स को फायदा होता है और क्रेडिटर्स को क्या होगा, नुकसान। हमेशा याद रखिएगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन हमारे बाजार पर ऋणी को हमेशा फायदा होगा और ऋणदाता को हमेशा नुकसान झेलना पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है? अब ये क्यों होता है उससे समझने से पहले ये समझिए कि ये होता क्या है। क्यों बात की बात है, ये सोचो कि होता क्या है। तो यहाँ पर ये चीज ऋणी और ऋणदाता की बात, फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को 10 लाख रुपए का लोन दिया, ठीक है, ध्यान से देखिए, ए ने बी को 10 लाख रुपए का लोन दिया, ये लोन दे रहा है तो ये कौन है, ये क्रेडिटर है। ये कौन है, ये ऋणदाता है और बी लोन ले रहा है तो वो ऋणी कहलाएगा। यानी ये क्या है, डेटर्स है और ये क्या है, क्रेडिटर है। ए हमारे लिए क्या है, क्रेडिटर है और बी हमारे लिए क्या है, डेब्टर है। क्लियर है? तो अब यहाँ पर मैंने कहा कि अगर महंगाई आती है तो जिसने दिया वो नुकसान झेलेगा, क्रेडिटर को लॉस होगा और जिसने लिया वो फायदा झेलेगा, यानी बी को क्या होगा, फायदा होगा। कैसे होगा, ध्यान से सुनिए। यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये होता है, फॉर एग्जाम्पल हम इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं महंगाई की। महंगाई में 3 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स है, चारों को मैं यहाँ लिख दूं। महंगाई के समय तरलता, ठीक है, यानी लिक्विडिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, बताया था। दूसरा बताया था तरल वस्तुएं यानी लिक्विड्स क्या होते हैं, कम। तीसरा परचेजिंग पावर यानी क्रय शक्ति, क्रय शक्ति भी बाजार में क्या होती है, कम। चौथा करेंसी की वैल्यू भी क्या होती है, कम। ये 4 चीज मैंने आपको बता दी। इन्फ्लेशन के समय हमारी मुद्रा की वैल्यू बाजार में क्या होती है, घट जाती है। अच्छा ठीक है, फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को 10 लाख रुपए का जब लोन दिया था, जिस टाइम ए ने बी को 10 लाख रुपए का लोन दिया था उस टाइम हमारी इंडियन रुपी की वैल्यू ज्यादा थी, बाजार में इन्फ्लेशन कम था यानी परचेजिंग पावर ज्यादा थी। तो ए ने बी को 10 लाख रुपए का लोन उस टाइम दिया था। मान लो महंगाई आई, इन्फ्लेशन आया, मुद्रास्फीति आई। मुद्रास्फीति आने के कारण हमारी इकोनॉमी पर करेंसी की वैल्यू गिर गई, परचेजिंग पावर भी गिर गई। अब बी को ए को वापस से एक 10 लाख रुपए देने हैं, प्रिंसिपल अमाउंट तो उतना ही होगा, इररेस्पेक्टिव कि हमारी करेंसी की वैल्यू क्या चल रही है, कोई उसका मतलब है ही नहीं।
तो प्रिंसिपल अमाउंट तो उतना ही था, यानी बी ए को 10 लाख रुपए ही वापस करेगा, लेकिन वापस करने के बाद अब वो जब वापस करेगा तो वो लो करेंसी वैल्यू पर वापस करेगा। यानी जब ए ने बी को दिया था तब मुद्रा की वैल्यू ज्यादा थी, महंगाई आई, मुद्रा की वैल्यू घटी, तो बी ने ए को वापस किया वही 10 लाख रुपए, लेकिन अब की बार कम वैल्यू में। तो भाई इसे तो नुकसान हुआ, क्योंकि इसने जब दिया था तो करेंसी की वैल्यू ज्यादा थी, लिया तो कम, लेकिन बी को तो फायदा हुआ। कैसे फायदा हुआ? क्योंकि जब उसने लिया था तो करेंसी की वैल्यू ज्यादा थी, और जब वापस किया वही सेम अमाउंट तो करेंसी की वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। यानी यहाँ पर बी किस में गया? बी फायदा में, और बी कौन है? बी था ऋणी। बी किस में गया? फायदे में। और ए किस में गया? नुकसान पर। ए कौन था? ऋणदाता था। क्लियर है सबको? अच्छी तरीके से समझ में आ गया? ठीक है, तो एक मिनट रुके। ओके ओके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डेप्टर्स और क्रेडिटर्स पर। आपने ये तो समझ लिया कि भाई ऋणी को फायदा होगा, ऋणदाता को नुकसान होगा। अब भी हम समझते हैं इन्फ्लेशन का असर इंपोर्टर्स, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर कैसे होता है। इन्फ्लेशन का असर किस पर? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर कैसे होता है। इंपोर्ट यानी आयात, एक्सपोर्ट यानी निर्यात। ठीक है, अब महंगाई के समय, ठीक है, महंगाई के समय हमेशा याद रखना निर्यातकों को यानी एक्सपोर्टर्स को फायदा होता है और इंपोर्टर्स को क्या होता है? नुकसान होता है। यानी एक्सपोर्ट बढ़ता है, इंपोर्ट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। कैसे? अगेन ये पॉइंट्स देखो और ध्यान से सुनो, ये पॉइंट बहुत ध्यान से सुनना है सबको। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई जब आती है तो हमारी मुद्रा की वैल्यू गिर जाती है, कम हो जाती है। ठीक है भाई, हम बात करते हैं ट्रेडिंग की, इंडिया और यूएसए की बात करते हैं। अगर हम ट्रेडिंग की बात करें तो यूएसए के माल इंडिया में इंपोर्ट होते हैं और हमारे इंडियन चीजें बनकर यूएसए में जाती हैं, ये तो आप जानते ही हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये सोचिए आप, फॉर एग्जाम्पल हम सिर्फ कार मार्केट की ही बात करते हैं। इंडिया में जो कार बन रही है वो यूएसए में एक्सपोर्ट हो रही है, और यूएसए से जो कार बन रही है वो इंडिया में इंपोर्ट हो रही है। ठीक है, ओके। मान लो हमारी इकोनॉमी पर महंगाई आती है, महंगाई आई यानी हमारी इंडियन रुपी की वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। जब हमारी इंडियन रुपी की वैल्यू कम हो गई तो यूएसडी यानी डॉलर की वैल्यू क्या हो गई? अपने आप बढ़ गई। डॉलर की वैल्यू बढ़ गई, इंडियन रुपी की वैल्यू क्या हो गई? घट गई। अब यहाँ पर सोचो, यहाँ पर जो कार बनकर यूएसए में एक्सपोर्ट करी जा रही है, यूएसए के लोगों को वो कार तो सस्ती पड़ेगी, क्योंकि उन्हें कम डॉलर खर्चने पड़ रहे हैं उस कार पर। यहाँ से जो कार बनकर यूएसए में एक्सपोर्ट करी जाएगी, क्योंकि हमारी इंडियन रुपी की वैल्यू गिर गई है, तो यूएसए के लोगों को वो कार तो सस्ती पड़ेगी, क्योंकि उन्हें तो कम डॉलर खर्चना पड़ेगा। जब उन्हें हमारे इंडिया की कार सस्ती पड़ेगी तो वहां पर यूएसए के लोग इंडिया की कार्स की डिमांड क्या कर देंगे? राइज कर देंगे, यानी बढ़ा देंगे। जब बाहर हमारे इंडिया की कार की डिमांड बढ़ने लगेगी तो हमारे इंडिया में जो भी एक्सपोर्टर हैं वो ज्यादा से ज्यादा कार बनाकर यूएसए में एक्सपोर्ट करना शुरू करेंगे। ज्यादा से ज्यादा कार बनके यूएसए में एक्सपोर्ट होगी तो एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जैसे ही एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो सारे एक्सपोर्टर्स को क्या होगा? फायदा होगा। वही लिखा है यहाँ पर, एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा और इसीलिए एक्सपोर्टर्स को क्या होगा? फायदा होगा।
इसका उल्टा करो, इंपोर्टर को नुकसान होगा। अभी आप बात करो कि यूएसए से कार बनकर हमारे इंडिया में आ रही है। आप क्या बात करो, यूएसए से कार बनकर कहाँ आ रही है, हमारे इंडिया पर आ रही है, ठीक है। अब यूएसए की जो भी कार बनकर हमारे इंडिया पर आएगी, जब हमारी इकोनॉमी पर महंगाई है, हमारी रुपये की वैल्यू गिर चुकी है, तो हमको तो वो कार महंगी पड़ेगी ना। क्यों महंगी पड़ेगी? क्योंकि हमको तो ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारी रुपये की वैल्यू कम है और उनके डॉलर की वैल्यू ज्यादा है, और इसीलिए हमें यूएसए की कार महंगी पड़ेगी। तो हम यूएसए की कार की डिमांड कम करेंगे। डिमांड कम करेंगे तो इंपोर्ट कम होगा। इंपोर्ट कम होगा तो इंपोर्टर्स सारे के सारे किस में जाएंगे, नुकसान यानी लॉस झेलेंगे, और एक्सपोर्टर सारे के सारे किस में जाएंगे, फायदा झेलेंगे। क्लियर है सबको अच्छी तरीके से? ओके, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कभी ऋणी और ऋणदाता में पूछा जाए, हमेशा जो पैसे लेगा उससे फायदा होगा, जो पैसे देगा उसे नुकसान होगा। एक्सपोर्टर और इंपोर्टर, आयात और निर्यात में पूछा जाए, हमेशा एक्सपोर्टर को फायदा होगा, इंपोर्टर को क्या होगा, नुकसान। एक्सपोर्टर को फायदा क्यों होगा? क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। इंपोर्टर को नुकसान क्यों होगा? क्योंकि इंपोर्टर या इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे। समझ में आया? ये तो रहा कि महंगाई के समय कौन फायदे में जा रहा है, कौन नुकसान में जा रहा है। लेकिन अगर महंगाई को सरकार को कंट्रोल करना है, महंगाई को सरकार को रोकना है, तो इसका जस्ट अपोजिट कर दो। और वो अपोजिट क्या कर दो? वो अपोजिट ये कर दो कि सरकार कहेगा एक्सपोर्ट कम कर दो, इंपोर्ट ज्यादा कर दो। अगर कंट्रोल करना है तो ये स्टेप उठाओ। महंगाई के समय फायदा इनको ज्यादा है, इन्हें नुकसान है, लेकिन अगर महंगाई को कम करना है तो एक्सपोर्ट को कम करके इंपोर्ट को बढ़ाओ। क्यों? क्योंकि अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो तरल ऑलरेडी बाजार में कम है, तो तरल और कम हो जाएंगे। तरल और कम होंगे तो तरल और ज्यादा क्या हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि एक्सपोर्ट करेंगे नहीं ताकि बाजार से चीजें और ना घटे, ताकि चीजें और महंगी ना हो। दूसरा, इंपोर्ट बढ़ाने की कोशिश इसलिए की जा रही है क्योंकि हमारे बाजार पर वस्तुएं कम हैं। अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो वस्तुएं क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। वस्तुएं बढ़ेंगी तो वस्तुएं अपने आप क्या हो जाएंगी, सस्ती हो जाएंगी। वस्तुएं बढ़ेंगी तो वस्तुएं अपने आप क्या हो जाएंगी, सस्ती हो जाएंगी। क्लियर है सबको अच्छी तरीके से? समझ में आ गया? नेक्स्ट, इन्फ्लेशन का असर हम थर्ड चीज पर देखते हैं, ऑन अनएम्प्लॉयमेंट। एंड ऑन एम्प्लॉयमेंट, यानी मैंने क्या कहा, महंगाई का असर रोजगार पर कैसे होगा, बेरोजगारी पर कैसे होगा। ओके, अब यहां ध्यान से समझो। महंगाई का असर रोजगार पर अगर पूछा जाए तो देयर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव रिलेशन। महंगाई बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, क्योंकि जब महंगाई बढ़ेगी लोगों की डिमांड बढ़ती है। डिमांड बढ़ेगी तो लोगों को जरूरत होगी ज्यादा प्रोडक्शन करने की। ज्यादा प्रोडक्शन करना है तो ज्यादा लेबर रिक्वायरमेंट होगा। पैसा ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, प्रोडक्शन ज्यादा करना है, उसके कारण हमें लेबर ज्यादा चाहिए, तो ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा। यानी महंगाई बढ़ेगी तो रोजगार का दर भी क्या होगा, बढ़ेगा। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हो कि हमारी मार्केट में रोजगार क्यों बढ़ेगा, क्योंकि हम सबके जेबों में पैसा ज्यादा है। हमारे जेबों में पैसा ज्यादा कब होगा, जब हम में से ज्यादातर लोग रोजगार होंगे या बेरोजगार होंगे।
तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम में से ज्यादातर लोग रोजगार होंगे यानी एम्प्लॉयड होंगे तभी हमारी जेब में ज्यादा पैसा आएगा, जो कि महंगाई कह रहा है। महंगाई कह रहा है जेब में ज्यादा पैसा है, तो यानी महंगाई कह रहा है बाजार का रोजगार क्या है, बढ़ रहा है। और इसीलिए इन्फ्लेशन का हमेशा सीधा यानी पॉजिटिव असर होता है एम्प्लॉयमेंट पर, और इसीलिए इन्फ्लेशन का हमेशा नेगेटिव असर होता है अनएम्प्लॉयमेंट पर। महंगाई बढ़ने से रोजगार बढ़ रहा है, तो फिर रोजगार का उल्टा क्या होता है, बेरोजगार, यानी महंगाई बढ़ेगी तो बेरोजगारी अपने आप क्या होगी, घटेगी। क्यों? जब महंगाई बढ़ेगी तो हमको ज्यादा प्रोडक्शन करना है तो ज्यादा लेबर की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयड करेंगे और इसीलिए लोग एम्प्लॉयमेंट पर ज्यादा जाएंगे, और इसी की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट होगा वो अपने आप क्या होगा, कम होगा, अपने आप क्या होगा, कम होगा। और इसीलिए महंगाई और बेरोजगारी के बीच में जो उल्टा संबंध है उसे एक कर्व से शो किया जाता है जिसे हम कहते हैं फिलिप्स कर्व। कभी पूछा जाए फिलिप्स कर्व क्या शो करता है, कभी पूछा जाए फिलिप्स कर्व क्या सोचा या क्या कहता है, तो फिलिप्स कर्व जो है हमेशा महंगाई और बेरोजगारी के बीच पर उल्टा संबंध बताता है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। फोर्थ, महंगाई का असर लोगों की आय पर क्या होता है, इनकम। तो अगेन महंगाई का असर लोगों की इनकम में क्या होगा, पॉजिटिव यानी ज्यादा होगा। हाँ, तो स्टैगफ्लेशन में इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट साथ में होता है ना, ठीक है। तो महंगाई का इनकम पर भी कैसा असर पड़ेगा, महंगाई का इनकम पर भी पॉजिटिव इफेक्ट बढ़ेगा। क्लियर है सबको अच्छी तरीके से। यहाँ कुछ चीजें मैंने आपके सामने लिखी हैं, इसे आप, मैं टाइम दे रही हूँ, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। कोई डाउट है तो वो भी पूछिए। विशाल, वाह, बाप रे, इतना बड़ा वाह। दीपक, आप बहुत अच्छे पढ़ाती हैं मैम, थैंक यू सो मच दीपक। मैम फिलिप्स कर्व एक बार फिर से बता दो, बनाना नहीं है, फिलिप्स कर्व सिर्फ बताना है। फिलिप्स कर्व महंगाई और बेरोजगारी के बीच का उल्टा संबंध होता है। फिलिप्स कर्व महंगाई और बेरोजगारी के बीच पर उल्टा संबंध होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है ना भाई, महंगाई का और बेरोजगारी का उल्टा संबंध है, महंगाई और रोजगार का सीधा संबंध है, बस सिंपल। ओके, एक बार इसे कंप्लीट करिए जल्दी से, बना लिए, बनाने के बाद डन कहिए। एक बार इसे नोट डाउन कर लो जरूर से, एक बार इसे नोट डाउन कर लो और फिर उसके बाद डन मैम को। संदीप थैंक यू सो मच, राहुल थैंक यू सो मच। आदित्य, प्लीज राइट योर डाउट, प्लीज राइट योर डाउट। क्या डाउट है आपका, मैंने देखा नहीं। नव्या, ओके, विपिन, विक्रम, ओके, हाँ बिल्कुल। हेलो हेलो संदीप, आपके कमेंट आ रहे हैं, बिल्कुल सारे आ रहे हैं। अमित आप ऑनलाइन हो? राहुल, फिलिप्स कर्व महंगाई और बेरोजगारी के बीच में उल्टा संबंध बताता है।
थैंक यू साहिल. हु डिसाइड दिस ईयर? NSSO, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन. ओके, ई कॉमर्स में आती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पर आती है, मे बी. लॉट ऑफ लव फ्रॉम बिहार. ओके, अ लॉट ऑफ लव फ्रॉम दिल्ली ऑल्सो. ओके, चलो डन. यहाँ तक हो गया. इसी के साथ हमारा पूरा इन्फ्लेशन यानी महंगाई का टॉपिक फिनिश हो गया. इसी के साथ हमारा इन्फ्लेशन यानी महंगाई का टॉपिक फिनिश हो गया. हमने क्या क्या पढ़ा इन्फ्लेशन में? हमने इन्फ्लेशन में पढ़ा डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ इकोनॉमी. ओके, हमने इन्फ्लेशन में पढ़ा डिफरेंट सिचुएशन ऑफ इकोनॉमी. फिर उसके बाद ओके, चलो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट फिर से बता दिए. देखो बहुत डिटेल में तो मैंने समझाया है, लेकिन फिर भी एक बार अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो रिपीट करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा, पक्की बात है. ठीक है. ओके, CSO के बारे में क्या बताना है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, बस और कुछ नहीं. ओके, सोनू रिपीट द वीडियो, रिपीट करके. ओके, इतने सारे कमेंट्स है ना, मैं आप सबके कमेंट्स के आंसर नहीं दे सकती. अगर फालतू के कमेंट्स करोगे तो बिल्कुल मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है कितने कमेंट्स चल रहे हैं. मे भी आप लोग अपने कमेंट तो देख पा रहे हो, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है कि आप कमेंट्स क्या पूछ रहे हो और नहीं समझ में आ रहा. धीरे कमेंट्स करो, सिर्फ काम के कमेंट कर तो शायद फिर भी बता दो. ओके, What is the relation between unemployment and inflation in India right now? विशाल, हमारे भारत में स्टैगफ्लेशन चल रहा है, मुद्रास्फीति जनित मंदी, जो कि लास्ट क्लास में बताया था. और मुद्रास्फीति जनित मंदी में इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों साथ में एग्जिस्ट करता है. यानी इन इंडिया फिलहाल वी आर डीलिंग विद इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट टुगेदर. हम इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट को एक साथ झेल रहे हैं. बूम सिंपल बढ़ना होता है. ओके, चलो खत्म. अब हम इन्फ्लेशन का टॉपिक फिनिश कर दिया हमने. इन्फ्लेशन के टॉपिक में मैंने आपको सिचुएशंस ऑफ इकोनॉमी समझा दी हैं. ठीक है. सिचुएशन ऑफ इकोनॉमी समझाने के बाद मैंने आपको कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन समझाया, इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन समझाया, जिसके साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर इन्फ्लेशन का फाइनली जाकर क्या हो गया? फिनिश हो गया, यानी खत्म हो गया. अब क्या करती हूं, मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक करवा देती हूं, और छोटा सा टॉपिक जो कि आज ही क्लास में खत्म हो जाएगा. नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट बजट का टॉपिक स्टार्ट करूंगी आप सबका. इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा टॉपिक बजट का नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करा जाएगा. ठीक है. ओके, तो अभी हम टाइप्स ऑफ सेक्टर पढ़ ले. बहुत सिंपल और छोटा सा टॉपिक है, टाइप्स ऑफ सेक्टर्स, क्षेत्रों के प्रकार. ओके, ग्राम पंचायत ये हमारे इको का पार्ट नहीं है. अंशु, ये हमारे इको का पार्ट नहीं है. ठीक है. ओके, चलो. टाइप्स ऑफ सेक्टर में हम तीन तरीके के सेक्टर्स के बारे में यहां पर पढ़ने वाले हैं. एक होगा प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र. ओके. दूसरा होगा सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीय क्षेत्र. और तीसरा होगा टर्शियरी सेक्टर, यानी तृतीय क्षेत्र. यहां पर हम तीन तरीके के सेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. और वो तीन सेक्टर्स क्या हैं? एक है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी और तीसरा है टर्शियरी सेक्टर. ठीक है. अब यहां पर ध्यान से देखिए. प्राइमरी, सबसे पहले सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर प्राइमरी सेक्टर नहीं होता, सबसे बड़ी बात. और ये अक्सर मैं पूछती हूँ व्हाट इज प्राइमरी सेक्टर. हमेशा आप कहते हो
कि ठीक है मैम, वो जो हमारे लिए क्या हो रहा है, प्राथमिक, सॉरी, वो जो है एग्रीकल्चर सेक्टर इज प्राइमरी सेक्टर। यस, एग्रीकल्चर सेक्टर इज प्राइमरी सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर को हम प्राइमरी में रख सकते हैं, लेकिन सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर प्राइमरी सेक्टर थोड़ी ना होता है। एग्रीकल्चर सेक्टर्स के अलावा देयर आर वेरियस अदर सेक्टर्स जो कि हमारे प्राथमिक क्षेत्रों की कैटेगरी में आते हैं। व्हाट इज प्राइमरी सेक्टर? प्राइमरी सेक्टर आखिरकार होता क्या है? प्राइमरी सेक्टर्स यानी वो क्षेत्र या वो सेक्टर जहां पर हम चीजें एज इट इज नेचर से ऑब्टेन्ड कर रहे हैं बिना कोई चेंज करे। जैसे जो चीज नेचर में उपलब्ध है उसी के फॉर्म पर हम चीजों को एज इट इज कंज्यूम कर रहे हैं बिना उसमें कोई बदलाव करे, तो उससे हम क्या कहेंगे? प्राइमरी यानी प्राथमिक क्षेत्र कहेंगे। सेकेंडरी, जब हम इस रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो जो कन्वर्शन वाली स्टेज है, वो जो बनाने वाली स्टेज है, वो जो मैन्युफैक्चरिंग करने वाली स्टेज है, वो हमारे लिए क्या है? सेकेंडरी यानी द्वितीय। और जब उसे ले जाकर बाजार में बेच रहे हैं, तो उसे ले जाके जो बाजार में बेचने वाला सेक्टर है उसे हम कहेंगे तृतीय क्षेत्र। ठीक है, प्राइमरी एज इट इज नेचर से हम चीजें ऑब्टेन कर रहे हैं बिना किसी रिडक्शन किए। सेकेंडरी, जब हम इसे कन्वर्ट कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग वाली स्टेज क्या है? सेकेंडरी। जब उसे ले जाकर बाजार में बेच रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या है? वो हमारे लिए टर्शरी यानी तृतीय क्षेत्र है। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, सबसे पहले आप ही सबका लिख दूं, एग्रीकल्चर प्राइमरी है, बिल्कुल ठीक है। फिशिंग, मछली पकड़ना, प्राइमरी सेक्टर है। एज इट इज हम मछली पकड़ रहे ना, ये तो नहीं कि मछली को हम कुछ और बनाकर पकड़ रहे, मछली पकड़ रहे, मछली, फिशिंग एज इट इज प्राइमरी सेक्टर। डेयरी इज अ प्राइमरी सेक्टर। फार्मिंग इज अ प्राइमरी सेक्टर। इसके अलावा फॉरेस्ट्री इज अ प्राइमरी सेक्टर। माइनिंग, खुदाई इज अ प्राइमरी सेक्टर। ये सारे हमारे लिए क्या है? प्राइमरी, प्राथमिक, जो एज इट इज नेचर से चीजें ऑब्टेन कर रहे हैं बिना कोई कन्वर्जन के, वो हमारे लिए क्या है? प्राइमरी यानी ये सारी चीजें। सेकेंडरी, द्वितीय, जब इसे हम फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें, और इसीलिए इट इज ऑल्सो नोन एज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और इसीलिए इसे हम मैन्युफैक्चरिंग यानी उत्पादन क्षेत्र भी कहते हैं। जैसे फर्नीचर इज अ सेकेंडरी सेक्टर, स्टील इज अ सेकेंडरी सेक्टर, पैक्ड प्रोडक्ट इज अ सेकेंडरी सेक्टर, पैक्ड आइटम या प्रोडक्ट इज अ सेकेंडरी सेक्टर। और जब इसे ले जाकर बाजार में बेच रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? सर्विस सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र। हमारे बाजार पर जितने भी सर्विस से रिलेटिंग है, मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट एक्सेट्रा, तो ये सारे हमारे लिए क्या है? सर्विस। मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, ये हमारे लिए क्या है? सर्विस सेक्टर है। क्लियर है? यानी फॉर एग्जाम्पल हमने लकड़ी काटी, फॉरेस्ट्री प्राइमरी, प्राथमिक, उस लकड़ी को फर्नीचर में कन्वर्ट किया, फर्नीचर सेकेंडरी। इस फर्नीचर को ले जाकर बाजार में बेचा, इसकी सेल करी, तो हमारे लिए वो क्या है? टर्शरी सेक्टर है। फॉर एग्जाम्पल हम धान की कटौती हुई, एग्रीकल्चर प्राइमरी, उसे आटे में कन्वर्ट किया गया, कन्वर्जन, मैन्युफैक्चरिंग, आटा, वीट क्या है? सेकेंडरी। उसे ले जाकर बाजार में बेचा, तो वो क्या है? तृतीय सेक्टर। पोल्ट्री इज ऑल्सो अ प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, पोल्ट्री भी हमारे लिए प्राइमरी सेक्टर्स की कैटेगरी पर ही आएगा। क्लियर है? अच्छा बताओ, टीचर्स बिलोंग टू, भाई हम टीचर्स किस में बिलोंग करते हैं? हमको तोड़ के ला रहे हो, हमको बना रहे हो, या हमारा सर्विस सेक्टर्स पर नाम गिन रहे हो? हाँ जी, आंसर।
हाँ, टीचर्स बिलोंग टू सर्विस सेक्टर। अरे सेकेंडरी क्या बना रही हूँ मैं, या मुझे तोड़कर कैसे लेकर आ रहे हो? टीचर्स बिलोंग टू सर्विस सेक्टर, टीचर सेवा क्षेत्र पर आएगा। ठीक है, तो हो गया, यहाँ पर लिख दूं मैं, टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, सीए हो गया, ये सब हमारे लिए क्या है? टर्शरी यानी सेवा क्षेत्र पर लिखा जाएगा। सर्विस यानी सेवा क्षेत्र। ओके, डन। तो ये थे 3 सेक्टर्स, इसे लिख लो, नोट डाउन करो। कोई डाउट है तो पूछना, नोट डाउन करो जल्दी से, नोट डाउन। कोई डाउट है तो पूछ लो। पीडीएफ इज बाइलैंग्वेल, पीडीएफ बाइलैंग्वेल ही है। पढ़ाऊंगी विपेन, सब पढ़ाऊंगी। अभी तो यार तीसरी क्लास हुई है, क्या बात कर रहे हो? एम्बुलेंस इज अ सर्विस, एम्बुलेंस सर्विस है, टर्शरी सेक्टर। सर्विस सेक्टर, रोहन सर्विस सेक्टर, पॉलिटिशियन सर्विस सेक्टर, फार्मिंग मीन्स कौन पूछा? ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी, ज्वेलरी इज सेकेंडरी, ज्वेलरी का बेचना इज टर्शरी। ओके ओके ओके, डन 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 डन। और कुछ? ई को तो आपने हलवा बना दी, कौन सा हलवा? विशाल, कौन सा हलवा बनाया? घुट, कोई बात नहीं, दीजिए। आप ऑलरेडी सारी एक बार रिपीट कर लो, ठीक है? थैंक यू सो मच विशाल, थैंक यू। इलेक्ट्रिसिटी इज अ सर्विस सेक्टर, ऑब्वियसली। ओके, कैपिटल मार्केट एक बहुत बड़ा चैप्टर है जो कि हम लास्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। डेवलपमेंट, विकास के लिए तीनों क्षेत्रों का विकास होना जरूरी है। विकास कोई एक क्षेत्र से नहीं आ सकता, ठीक है? ओके, नितेश मैंने आंसर दे दिया। वाटर, अंजलि, वाटर इज प्राइमरी, पैक्ड वाटर सेकेंडरी, सेलिंग ऑफ पैक्ड वाटर टर्शरी, ठीक है? मेकिंग ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, शिवानी आपने अपने क्वेश्चन में ही आंसर दिया। मेकिंग ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, मेकिंग मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी, ठीक है? ओके, चलो ठीक है, तो ऐसा करते हैं, आज की क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं, ठीक है? आज की क्लास हमने इन्फ्लेशन का पूरा टॉपिक खत्म कर लिया, और आज की क्लास हमने क्या खत्म करा? आज की क्लास हमने यहाँ पर ये भी पूरा तीनों चीज खत्म कर दी। कल की क्लास हम नेक्स्ट और नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे और बजट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? चलो कल की क्लास में मिलते हैं, तब तक आप सब अपना ख्याल रखें। कल की क्लास मिलते हैं, और कल की क्लास हम एक नए और नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, दैट इज बजट, ठीक है? ओके, चलो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। चलो बाय बाय एवरीवन, बाय एंड टेक केयर, बाय।